वेट को हम mg से शो करते हैं, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass m is equal to its weight mg, ठीक है। if we put m is equal to 1 तो क्या होगा, then we can say w is equal to g। आयुष बेटा लास्ट बात करेंगे, टॉपिक क्लियर कर ले फिर करते हैं, ठीक है। हाँ, so we can say acceleration due to gravity is equal to the force by which earth attracts an object of unit mass towards its center, समझ गए आप। so we can say acceleration due to gravity act in the direction of line joining the body to the center of the earth, ध्यान है, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। अब अगर हम बात करें रिलेशन की, तो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इनमें क्या रिलेशन है, तो इसके लिए एक इक्वेशन बन जाती है, वी नो वेरी वेल। अभी जब हमने स्टार्टिंग में ग्रेविटेशन लॉ की बात की थी तो हमारे साथ उसके एक इक्वेशन बनी थी, दैट इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, दोनों बॉडी का मास इज अपॉन आर स्क्वायर, यस we know very well, and according due to the gravity g is produced in the body due to force f, so according to the second law of motion we can say, we know very well f is equal to mg, right। so we can write that means f is equal to mg। अब both are equal f, अब इन दोनों के इक्वेशंस को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। we put both of them in equal position, then we can say mg is equal to g, you can see on the screen it is given beta, mg is equal to g mm upon r square, ठीक है। अब क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, नाउ वी कैन से स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब अब जो ये ग्रेविटेशनल कह सकते हैं g की जो वैल्यू है ना, m तो अब इसमें बिलोंग मतलब कहना चाहिए इन्वॉल्व ही नहीं है फॉर्मूले के अंदर, तो अब हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्मॉल g की वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं होती है। इफ द टू ऑब्जेक्ट having different masses are dropped from the same height to fall freely, right, equal acceleration will be produced in both of them, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, and they will reach the earth at the same time, clear, समझ आ गया ना बेटा। इसी के लिए प्रैक्टिकल किया था न्यूटन ने, उन्होंने एक कॉइन और एक फेदर दोनों को साथ साथ ग्लास ट्यूब के साथ इवैक्यूएटेड बाय पंप करके उन्होंने जब उनको फ्री फॉल किया तो बोथ रीच्ड एट द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एट द सेम टाइम, मतलब मास से कोई इफेक्ट नहीं आया, ये शो किया। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन एंड फेदर। क्लियर, ये बात समझ आ गई बेटा आपको। इट मीन्स हमने ये कहा कि जो स्मॉल जी है वो मास पर डिपेंड नहीं होता, फॉर्मूले में एम नहीं है, राइट। अगर हम जो आपने देखा है न्यूमेरिकल जब भी अभी तक करते आए थे तो उसमें हमने जी की वैल्यू को 10 रखा था या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते थे, तो ये 9.8 कैसे आता है, कहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें सबकी वैल्यू फिक्स है, कैपिटल जी की हमें पता है फिक्स है, अर्थ का मास भी फिक्स है, अर्थ की रेडियस भी फिक्स है, तो अब हम स्मॉल जी की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं if we will put the value of them in the formula. So capital G you can see on the screen beta, 6.7 into 10 to the minus 11 into m it is given, and then r square is there. So now we can understand the small g is equal to 9.8। अब हम क्या कर सकते हैं, the value of the acceleration due to gravity of the earth, इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल जी से, is equal to 9.8। तो अब तक जो आप मतलब मैं समझती हूँ 6 से लेके और 8 तक और 9th में अब तक हमने जो किया, जो वैल्यू हम पुट करते थे, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वैल्यू विल कम, ठीक है बेटा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं जी के अकॉर्डिंग, हम कह सकते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। यस, इसके बाद हियर इज गिवन टू यू, यहाँ पर आपको दिखाया बेटा डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जब
डिक्रीजेस ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तब क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। डिक्रीजेस ऑन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, केवल सरफेस पर ही ज्यादा है, चाहे हम अंदर जाएं चाहे हम बाहर जाएं, वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। मैक्सिमम एट द पोल्स, कब, रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स इन मिनिमम, ठीक है ना। और मिनिमम कब होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम, आर से अपोजिट है तो मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगी, और हम कह सकते हैं कि मिनिमम होगा तो मैक्सिमम होगी, वैल्यू ऑफ जी। क्लियर बेटा, फॉर्मूले के साथ आप दे सकते हैं, नीचे दे रखा है कि जो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हम ये कह सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं आर ई इज ग्रेटर देन आर बी, सो जी पी इज, पोल का मतलब है यहाँ पर ग्रेटर देन जीई, ठीक है बेटा। अब हम बात करते, एक डिफरेंस पूछा जाता है बेटा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, एक्सरसाइज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यस, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेशन है ये, एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज। और ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, this force act on a body lying on the surface of the earth, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूले हमें पता है, दोनों की डेफिनेशन हमें पता है, और इक्वेशंस भी हमें पता है, तो इसके थ्रू आपको न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा, इसको कर लेते हैं हम। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, ऑफ मासेस दे रखे हैं 80 kg एंड 40 kg, separated by a distance 150 meter. Now you can understand formula, हमें पता है F is equal to G m1 m2 upon r square, कोई भी दो masses ऑब्जेक्ट के, तो 6.7 ये फिक्स है, मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला, ये G की वैल्यू नहीं देते हैं, हमें खुद से लिखनी होती है, हो सकता है मे बी इट इज गिवन और नॉट, बट वी हैव टू लर्न, और हमें लर्न है 6.7 into 10 to the power minus 11. Now m1 m2 80 into 40 upon r square 150 स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो आंसर विल कम 9.5 into 10 to the power minus 12 न्यूटन। फोर्स है तो आंसर किस में आएगा, न्यूटन। हमें ये सब चीजें बहुत पहले से पता है, ठीक है। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी, फाइंड करना है हमें। इफ मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एंड द रेडियस, तो हमें फॉर्मूला पता था G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, क्लियर बेटा। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ देम, कैपिटल G we know very well 6.7 into 10 to the power minus 11, and here is given the mass of earth, क्वेश्चन में हमको दे रखा है, now we will put the value of it 6 into 10 to the power 24, ठीक है, and radius it is also given here, so we can write 6.4 into 10 power 6, change कर लेंगे, that is now the answer will come here 9.8 meter per second square, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से जो हमें पता है उनसे हम क्लियर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और थर्ड इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, थर्ड के साथ क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। हाइट को इक्वल किया उन्होंने रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अब डबल हो जाएगा, ये मतलब 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से डबल करने पर 4 हो जाएगा, तो 1/4 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो डायरेक्ट जी की वैल्यू हमें पता है, पुट करेंगे फॉर्मूले में 1/4 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, देन वी कैन राइट जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 4, ठीक है। नाउ वी कैन से 9.8 अपॉन 4 वैल्यू पुट कर देंगे, इट मीन्स हमने क्या किया, जो जी की वैल्यू थी उसमें 4 से डिवाइड लगा दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हाइट को हमने क्या किया है 4, मतलब डबल, उन्होंने क्या निकाला, हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की भी और उसके आगे इंक्रीज की, तो वहां पर क्या हो गया 4, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, इट मीन्स 4 हो गया, डबल का स्क्वायर 4। इसके बाद स्टार्ट होता है केपलर्स लॉ, ये भी वैसे मैंने कल बात की थी, चलो
साउंड क्लियर नहीं थी, आप बोल रहे थे, इसलिए स्टेट कर देते हैं। देयर आर 3 लॉज। ये किसके थ्रू दिए गए थे? 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर जो है जॉन्स कैपलर observed that the different planets take the different time to complete one revolution around the sun. मीन्स उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवोल्यूशन करने में उनका सबका अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी मोशन ही एस्टेब्लिश्ड 3 लॉज। उन्होंने क्या किया? 3 लॉज दिए विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट। वो हमें क्या बताते हैं कि प्लैनेट्स की मोशन कैसी है। These laws are known as Kepler's laws of planetary motion. ठीक है। The same laws also describe the motion of satellites. अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, मून है जैसे, उसके लिए भी लॉ ये प्रूव होगा। अराउंड द प्लैनेट्स, क्योंकि आपको पता है जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। These laws are given. So first one, this law state that, क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं मूव इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। आपने देखा है इक्लिप्स जैसे इलेप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट बनता है अराउंड द सन और उसी में ये मूव करते हैं विद द सन एट वन ऑफ 2 फोकाई ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट। सन को हमने F1 माना और यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है मान लो कोई F2 और उसके बाहर इलेप्टिकल ऑर्बिट है और उसमें प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। फिगर में आपको शो कर रखा है a planet P is moving around the sun S. Have you seen in this diagram? You can see here beta, ठीक है। We can say a planet P is moving around the sun S in an elliptical orbit. Elliptical orbit has the 2 foci, you know, F1 and F2, and the sun is situated at the focus F1. तो ये पहला स्टेटमेंट दिया गया कैपलर ने उनके द्वारा, ठीक है। 1 मार्क्स में आते हैं, हो सकता है ये प्लब्स में आ जाए या ये भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में बना दें कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन प्रूव होती है ना बेटा। कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके एग्जाम्स होंगे तो उनमें सिलेबस में आएगा। ग्रेविटेशन फिजिक्स में हाफ सिलेबस आ रहा है ग्रेविटेशन का, मैंने आपको बता भी दिया है कि सिलेबस फ्लोटिज्म से बिफोर चैप्टर तक आएगा, ठीक है। बुक के साथ भी हम जा रहे हैं तो जहां कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा। नाउ द सेकेंड लॉ केपलर्स का, उन्होंने इसके थ्रू हमसे क्या कहा, ये भी सामने आपके डायग्राम दे रखा है बेटा प्लैनेटरी मोशन का। ये लॉ हमको क्या बताता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal time interval, right? As the planet revolve around the sun is elliptical orbit, ठीक है। ये सब क्लियर है। हम यहाँ इस वन लाइन के थ्रू अगर 1 नंबर का स्टेटमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज ग्रेटर when the planet is nearer to the sun. स्पीड ग्रेटर होगी कब? जब प्लैनेट सन के पास होगा, and less when it is farther away from the sun. Clear? So this point you have to learn according to the Kepler's second law. Clear बेटा? स्पीड्स के साथ इन्होंने इस बात को बताया। और थर्ड लॉ में हमसे क्या कहा गया, इसने हमसे कहा कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to the square of the time, ठीक है। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस जो उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ टाइम। वी कैन से इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, टाइम कितना जो सन के चारों मूव करने में लगता है। सो वी कैन से आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, राइट। अगर आपको ये क्लियर है बेटा कि जब भी प्रोपोर्शनल हम रिमूव करेंगे तो हमें कांस्टेंट पुट करना होता है। सो आर क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, इक्वेशन बन जाती है आपकी आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये थर्ड लॉ हो गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए,
ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में आएंगे। ठीक है बेटा, और फ्री फॉल की भी हमने बात की थी, डेफिनेशन भी दे रखी थी आपको, बुक में भी बहुत अच्छे से क्लियर है। ये जो भी स्टूडेंट है बेटा, आप अपने नाम से आइए। 5 minutes आई एम गिविंग टू यू, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ठीक है, आफ्टर 5 minutes आई विल रिमूव यू। ठीक है बेटा, फ्री फॉल की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर, चलिए इसको हटा ही देते हैं, तो समझ नहीं आ रहा ना। इट इज कंपल्सरी ना बेटा, तो प्यार से समझना आए, आने दो, अभी ज्वाइन होने दो। चलिए कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स हैं, प्यार से अभी समझ नहीं आता ना, ज्वाइन करने के बाद कर देंगे हम। क्या होगा, चलो कोई, आइए, है ना। तो फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटी इज द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग अपॉन इट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल, and such an object is called freely falling object. During the free fall, object moves with the uniform acceleration, that is small g. Clear? The freely falling object under the gravitational force of the earth. Right, beta? Okay, beta. कर दिया मैंने इसको रिमूव। स्टूडेंट्स, यू ऑल विल कम बाय द नेम इन द क्लास, राइट? ओके बेटा, नाउ motion of object under the influence of the gravitational force of the earth. तो ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में भी मोशंस की बात की थी। तो देयर वर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द फर्स्ट लेसन। फर्स्ट यू नो वेरी वेल, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो जब एक्सेलरेशन a रिप्लेस्ड हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी g में, स्मॉल g में, और तब हम डिस्टेंस को s से शो कर रहे हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द हाइट h। s जहां हम शो करते थे, अब हमने उसे h से शो कर दिया। तो नाउ द इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस आर देयर। अब फ्रीली फॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी वो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ए टी की जगह हम g लगा देंगे, बस, यू नो वेरी वेल। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे हम क्या लिखते थे, ए टी स्क्वायर, बस हमें a की जगह पर g पुट करता है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट? दिस इज द टाइम टू कम टू द क्लास। आप अपना लॉस करते हैं और कुछ नहीं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी वैल्यू हमें पता है, जो आपको दे रखी है वही लिखी है, इसके साथ ये न्यूमेरिकल्स इक्वेशन के साथ। ठीक है बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अगर हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हम अपोजिटली वर्क करेंगे ना ग्रेविटी के, देन वी कैन राइट इन द इक्वेशन माइनस, है ना। चलिए इस न्यूमेरिकल को कर ही लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। अ बॉल इन thrown upwards, then it reaches to the height 19.6 meter. ठीक है, and then comes back. Find initial velocity of ball. Second question, total time taken, and third, velocity of ball when it hits the ground. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट है हमारे लिए वेलोसिटी, v निकालना है हमें। ठीक है, तो नाउ वी नो द फॉर्मूला, हाइट के साथ उन्होंने दे रखा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन, क्योंकि हम ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ माइनस साइन, 2gh में हम माइनस लगा देंगे, और v की वैल्यू 0 हो गई, दे रखा उन्होंने u माइनस
2 जी का 9.8, H उन्होंने दे रखा 19.6, स्टार्टिंग में 0 होती है। अब U की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा हमसे क्वेश्चन, फ्रेंड्स आर कमिंग नाउ। सेकंड में टोटल टाइम टेकन, टाइम हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, नेगेटिव लिए तो माइनस जी टी, तो v की वैल्यू 0 हो गई। u हमने निकाल लिया अभी 19.6 और g वी नो वेरी वेल एंड t, राइट। कर सकते हैं हम, इससे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 19.6 अपॉन 9.8 तो 2 आ जाएगा, 2 सेकेंड। और टोटल टाइम जाना आना वापस तो 4 सेकेंड। और अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड इज सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। हाँ बेटा, लास्ट में बात करें, ठीक है मुस्कान। प्रखर सिंगल, ही इज कमिंग नाउ। बेटा एग्जाम्स होंगे, हाँ मुस्कान हम बात करेंगे लास्ट में। नाउ लिसन मी बेटा, एग्जाम्स होंगे, आपको पता है जितना भी सिलेबस आपने किया है वो आपके एग्जाम में आएगा। सिलेबस यू नो वेरी वेल, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हाफ, 2 टॉपिक और रह जाते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और बायो में मैंने आपको बताया सेल एंड टिश्यू, बोथ द लेसन विल कम, एंड केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर विल कम, राइट। ये हमारा बोर्ड का ही सिलेबस है, क्लियर बेटा। तो एग्जाम होंगे, एग्जाम के पहले आपको प्रिपेयर करना है। तो जितना भी हम करेंगे, जहां भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है बेटी। ओके मुस्कान, तो कंटिन्यू टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके साथ सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम हमारे लास्ट में होंगे, है ना, लास्ट वीक में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मैसेज आ जाएंगी, प्लानर जो भी होगा, ठीक है बेटा। तो नाउ कम टू दिस टॉपिक, यू कैन सी हियर न्यूमेरिकल्स हैव गिवन टू यू, वी विल डू। जब टेस्ट लूंगी तो न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ करा दूंगी। अब ये जो 2 मेन टॉपिक है, मास और वेट, देखिए बहुत इजी सी बात है। मास तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास क्या है। मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और आपको ये हम सब चीजें स्टार्टिंग के फर्स्ट लेसन में हमने बात की थी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, तभी तो स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी, राइट। यूनिट की बात हमें हमेशा याद रखनी है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर, मास हमेशा सेम रहता है, हम कहीं भी चले जाएं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह चेंज करने पर मास चेंज नहीं होता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, इनर्शिया याद है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, यस। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इनर्शियल मास, ठीक है। और एक बात हम ये कह सकते हैं बेटा कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, है ना। देखिए एक पिक्चर आपको दे रखी है जिसमें ये शो किया है कि केमिकल बैलेंस यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास इन द साइंस लेबोरेटरी। जब हम इक्वेशन कहना चाहिए कि जब केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो जो भी हम लेते हैं मटेरियल, उसको मास करके तब लेते हैं कि कितना कितने से रिएक्शन करेगा और कितनी चीज बनेगी। ये सब चीजें हम वहां पर मेजर करके लेते हैं कि इतने मास का है, इस तरीके से कितने मास के साथ किस सब्सटेंस में रिएक्शन की, तब क्या प्रोडक्ट बना, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं ना, तब वहां पर हमें ये करना होता है बेटा। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो वी कैन से द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, ये भी तो कह सकते हैं, है ना। SI unit is kilogram, right? The mass of a body can never be zero. It has only magnitude. Clear?
ठीक है, अब हम बात करते हैं वेट की। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स with which it is attracted towards the center of the earth. It has both magnitude and direction. राइट बेटा, इक्वेशन हम जानते थे कि क्या दे रखा है हमें, F इज इक्वल टू एम ए, और ग्रेविटी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ए की जगह पर हम जी लिख देते हैं, तो F इज इक्वल टू एम जी। अब क्योंकि यहाँ पर हमें पता है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज नोन एज इट्स वेट, तब इसे हम किससे शो कर देंगे, W से। तब ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी, राइट। अब यहाँ पर ये जो W है ना बेटा, ये फोर्स के इक्वल हो गया। यूनिट ऑफ द वेट इज सेम दैट ऑफ द फोर्स, न्यूटन। सिंस वेट is a force acting vertically downwards, so it has both magnitude and direction, that is weight is a vector quantity, right। बेटे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से, मैंने आपसे कहा था एग्जाम में आएगा ये टॉपिक, तो डिफरेंसेस किसी भी फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, है ना, एमसीक्यूज में, कैसे भी, तो हमें तो मीनिंग पता होना चाहिए भाई कि मास में डायरेक्शन नहीं है, वेट में डायरेक्शन होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है वेट, और मास स्केलर क्वांटिटी है। ये मेन थिंग्स हमें पता है। आपको आपकी बुक में हमारे पास दे रखा है डिफरेंसेस, यू हैव टू लर्न दैट। मास और वेट के कॉलम बनाए हमने बेटा, देन वी कैन से द मास of an object is the quantity of the material present in it, कि कितना मटेरियल है वो उसका मास है। और वेट के लिए हम क्या कहेंगे, the weight of an object is the force by which the earth attract the object towards its center। वेट में हमें ग्रेविटी को इंक्लूड करना है, दैट इज क्लियर। अगर हम बात करें, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, यस बेटा, we know very well, वेट में चेंज आएगा, है ना। the weight of the body is changed from place to place, it is due to the reason that weight is equal to mg and value of g changes place to place, इसीलिए तो पूरा चेंज होता है वो on the earth as well as going upward and downward the earth surface, right। बहुत डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, यू कैन सी। फिजिकल बैलेंस में हम मेजर कर सकते हैं मास को, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट केजी है और इसकी क्या होगी, केजी वेट, और न्यूटन। मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो, और यहाँ पर जीरो, वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो, हो सकता है, ठीक है, एज ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर बेटा। अगर हम बात करें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो हम क्या कर देंगे वहां पर, W इज इक्वल टू एम जी, यस बेटा, आई एम कमिंग टू यू। एम की वैल्यू एम हो गई और जी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। देखिए आप फॉर्मूला ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर मून के साथ पुट किया है, देन वी कैन से अर्थ और मून के साथ, ई का मतलब अर्थ है, ठीक है बेटा, जी एम ई, यस आई एम कमिंग टू यू आयुष। फॉर्मूला पुट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक का टॉपिक अब हमारा क्लियर है। चलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं बेटा।